स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू ऑल। इट्स मी सर सलमान समर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे क्या करते हैं। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है ये वाला, मोशन ऑफ टू बॉडी अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट passes over a frictionless pulley such that one body moves vertically and the other moves sorry हाँ other moves on a smooth horizontal surface। ये टॉपिक हमारे पास जो है ये पेज नंबर 64 है, फिजिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3 डायनामिक। ठीक है, अब इस टॉपिक में और पिछले टॉपिक में क्या फर्क था, अब ये टॉपिक जरा गौर से देख लें। आपके पास फिगर बनी हुई है, एक वर्टिकल है, ठीक है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है या कह सकते हैं बॉडी, दूसरी जो बॉडी आपकी वो है आपके पास हॉरिजेंटल में। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो मैंने काम करवाया था लास्ट वाले टॉपिक में, ये दोनों वर्टिकल है, मींस डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, देखो डाउनवर्ड डाउनवर्ड, इतना सा फर्क है, इसलिए इसको वर्टिकल कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास वर्टिकल में भी है और हॉरिजेंटल में भी है। ओके, अब आपका बेटा यहाँ से लॉन्ग स्टार्ट हो रहा है और ये लॉन्ग आपका यहाँ तक है, छोटा सा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इसमें बहुत स्टेप इसमें मिस है, वो मैं खुद करवाऊंगा आपको। ठीक है, और साथ साथ करोगे तो आपके लिए बेटा अच्छी बात है। और प्लेलिस्ट में जाके आपने मेरे सारे लॉन्ग देखने हैं, और बहुत जल्द मैथ्स जो है 9th की और 10th की वो भी मैं अपलोड करूंगा, लेकिन टाइम नहीं मिलता इसलिए भी फिलहाल यही करवा रहा हूँ, और बहुत जल्द होगा। ठीक है, फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नेम मैंने इसका शॉर्ट करके लिखा है, बहुत लेंथी था। ठीक है, और बोर्ड पे भी इसलिए मैंने इसका नहीं करवाया क्योंकि यहाँ मैंने नोट कर लिया था, मैंने कहा चलिए इसे करवा देता हूँ। फिगर नंबर 1 अपने पास है दी है और पॉइंट 1। ठीक है, 1 आपके पास पहला पॉइंट है और ये आपके पास फिगर समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे फिगर आपके पास 3.13 लिखा हुआ है, आपने ये नहीं लिखना, बुक वाइज चैप्टर वाइज लिखा है, आपने अपने पास से लिखना है। अब इसमें आपके पास जो है, अब ये देखो आपके पास एक बॉडी है, उसका वेट हमारे पास है m2g। ठीक है, ये दूसरी बॉडी है, सॉरी पहली बॉडी है, दूसरी है, इसका m1g है। अब ये देखो बॉडी जो आपके पास है ये स्मॉल है और ये बड़ी है उसकी निस्बत। ठीक है, और इसके बाद एक्सेलरेशन इसकी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रही है और इसकी हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन ए जो शो कर रही है। और इसमें टी हमारे पास टेंशन है, जो जो कि अटैच है स्ट्रिंग के साथ एक बॉडी, वो आपके यहाँ पे जो जॉइंट है वो टेंशन में है टी, और यहाँ पे भी टी आपके पास है, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि बुक में भी फिगर में नहीं बनाया गया। ठीक है, लेकिन आप बना सकते हो। और यहाँ पे आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रिएक्शन है। रिएक्शन क्या चीज़ है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पेज नंबर हमारे पास 63, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसकी एग्जाम्पल। वेट हमारे पास नीचे की तरफ शो कर रहा है क्योंकि ग्रेविटी से खींचती है उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे आपके पास m2g लिखा हुआ है, 2 को आप फॉरगेट कर दो, स्किप कर दो या निगलेक्ट कर दो। mg, w इज इक्वल टू mg होता है, वेट आपके पास ये है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और r हमारे पास क्या, रिएक्शन। r क्या हमारे पास, रिएक्शन। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब टेबल इसको स्पॉट देगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसकी रिएक्शन होगी। देखो ना, इसने टेबल ने इसको ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है, बॉडी को, इसका मतलब रिएक्शन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में। आर हमारे पास यहाँ आ गया। ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। मैं फिर बता दूं, आपने फिगर को जब सही से कर लिया, समझ लिया, आप अपने पास से फिगर को देख के इसके सारे पॉइंट्स जो हैं एक्सप्लेनेशन के वो लिख सकते हो और मैथमेटिकली भी खुद कर सकते हो। Consider two bodies A and B of masses m1 and m2 respectively attached to the ends of an inextensible string as shown in figure number 1। अब सिंपल मैं फिर बता दूं, मैं साथ साथ ट्रांसलेट करूंगा, राइटिंग भी मेरी कुछ ऐसी डॉक्टर्स टाइप, तो इसलिए मैं डॉक्टर साथ रह रहा की राइटिंग ऐसी हो गई है काम कर करके उनके साथ, इसलिए मैं खुद साथ साथ पढ़ता हूँ। इसमें बता रहे हैं कि कंसिडर कर लो आपके पास जो है m1 m2 जो है मैसेज जो है उसकी जो बॉडीज हैं वो हमारे पास ए और बी है। ए और बी आप लेट कर लो बॉडीज हैं, उनके मैस हमारे पास m1 m2 है। ठीक है, अब वो दोनों की दोनों जो है वो अटैच है किसके साथ, एक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, वो स्ट्रिंग जो हमारे पास ये कह सकते हैं फ्लेक्सिबल नहीं है, या फिर ये कह सकता हूँ कि जो अगर आप उसको खींचेंगे या वजन उस पर रखेंगे, जब उसको खिंचाव पड़ेगा तो वो ढीली नहीं होगी या लचक नहीं पैदा करेगी। ठीक है, मीन्स कि यहाँ से रस्सी हो या स्ट्रिंग हो, ठीक है, वायर हो, जब उसको खींचोगे तो दूसरा भी ऑब्जेक्ट जो साथ लगा हुआ है, अटैच हुआ है, वो भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब let the body A move downward with an acceleration A।
अब लेट कर लो आपके पास जो बॉडी ए है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ जो है वो मूव कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। जाहिर है देखो जब कोई चीज मूव करती है उसके अंदर एक्सेलरेशन तो लाजमी होती है, ठीक है, जनरेट होती है। नेक्स्ट, since the string is inextensible, therefore body B also moves over the horizontal surface with the same acceleration। इसमें बता रहे हैं कि अब जैसे कि हमें मालूम है कि जो ये जो वायर है ये आप सॉरी स्ट्रिंग कह सकता हूँ, ये इनएक्सटेंसिबल है। मीन्स तो आपको हमने बताया था कि जो जिसमें कोई लचक ना हो या फिर जो ढीली ना हो जाए, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है सिंपल है, अगर आप जब इसके साथ वेट यहाँ पे लगाओगे ए बॉडी जो है जब नीचे आएगी तो जो साथ दूसरी जो आपके पास जो बॉडी है अटैच वो भी आगे की तरफ बढ़ेगी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। सेम एक्सेलरेशन मींस जो ए हमारे पास जितना ए इसके पास है उतना ही ए इसके पास होगा, ठीक है। सेम एक्सेलरेशन कैसे है, क्योंकि हमारे पास वायर या सॉरी स्ट्रिंग कह सकते हैं इनएक्सटेंसिबल है, जो ढीली या लचक नहीं पैदा हो रही बीच में, तो जितनी इसके पास एक्सेलरेशन होगी उतनी ही इसके पास होगी जब मूव करेगी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, हमारे पास कहाँ था, यहाँ से आ गया। As the pulley is frictionless, hence tension T will be the same throughout the string। अब जैसे कि अब आपको मालूम है, हमें भी मालूम है कि पुली जो है मीन्स ये जो सर्कल में है, ठीक है। जैसे जैसे मैं करके बना दिया, जबकि ऐसा है नहीं, फिर भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत यहीं से। ये बना हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं पुली फ्रिक्शनलेस, ठीक है। बस आप लोग बेटा किसी तरह से बना लेना फिगर, मैंने बना दी है। अब जैसे कि हमें मालूम है फ्रिक्शनलेस है मीन्स स्मूथ है बिल्कुल, इसमें कोई रुकावट नहीं है, तो इसी वजह से टेंशन इसमें ज्यादा होगी। वरना मेरी बात सुनो बच्चों, अक्सर टेंशन यहाँ पैदा होती है अगर आपके पास फ्रिक्शनलेस या ना हो तो आपकी सारी टेंशन यहाँ पे होती, लेकिन इससे कोई इशू नहीं हो रहा। सारा इशू इसको है जहाँ पे टेंशन आपके पास जहाँ पे अटैच है बॉडी, ठीक है। इसी वजह से जो टेंशन हमारे पास है वो बीच में हमारे पास टेंशन होगी, और वो टेंशन हमारे पास क्या होगी, टी, ठीक है, क्योंकि सारा जोर इसी पे पड़ेगा। टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, इसलिए टेंशन भी आपके पास सेम होगा। मीन्स जो यहाँ टी हमारे पास टेंशन वो ही वहां पे भी टी होगा सेम, ठीक है। होप आपको समझ आ गई होगी एक्सप्लेनेशन। और मैं फिर बता दूं, ये सिर्फ मैंने यहाँ तक पढ़ाया है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपने इसको समझ लेना जैसे समझाया मैंने। इसे देख के आपने खुद पॉइंट्स बनाने एक्सप्लेनेशन के, और मैथमेटिकली भी आपने यहीं से ही ढूंढना है। इसका मैथमेटिकली तकरीबन सेम है, थोड़ा सा या 50% कह सकता हूँ वर्टिकल मोशन वाला। इस टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन सॉरी मैथमेटिकली जो है हमारे पास वो कुछ सेम है लास्ट में टॉपिक के की तरह ही, ठीक है। वो कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ओके, अब मैं बात करता हूँ मैथमेटिकली। ये देखें, इस लाइन को भूल जाओ, ठीक है। कभी कभी इंसान जल्दी में ये काम कर देता है। यहां से मैथमेटिकली थर्ड पॉइंट, सिंस बॉडी ए मूव्स, MOVES मूव्स, राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी फेढ़ी होगी है, जल्दी में था बस। सिंस बॉडी ए moves downwards, therefore its weight m1g is greater than the tension T। अब ये वाला आपके पास जो है ये बिल्कुल यहाँ पे मैथमेटिकली आपका सेम है लास्ट वाले टॉपिक की तरह, ठीक है, जिसको क्वेश्चन हमने 1 बनाया था। इसमें आपके पास ये m1g जो है ये आपका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे वर्टिकली, इसलिए ये कह रहे हैं m1g जो है आपका इस टेंशन से ज्यादा है या बड़ा है। देखो वेट सारा इसका नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये इस वायर को खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये वेट जब नीचे आएगा वेट इसका, तो ये इस टेंशन को नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। इसलिए आपके पास ये जो है इस टी से ज्यादा होगा, ठीक है। ये देखो ये आ गया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए मींस इस पे जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही है, ठीक है, वो आपके पास क्या है F1 ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, पिछले में भी ऐसे ही किया था, शायद बताया आपको मैंने, ठीक है। तो बॉडी ए हमारे पास क्या होगा m1g माइनस टी, क्यों, m1g जो वेट है आपका वो टी से ज्यादा है, बताया था बड़ा है, इसलिए m1g माइनस टी, ठीक है। जो कम होगा वो नेगेटिव में होगा, जो अब ज्यादा है उससे उसका मुकाबले में तो वो पॉजिटिव है, m1g माइनस टी, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं बता दूँ क्वेश्चन 1 आपकी बिल्कुल सेम है पिछले टॉपिक की तरह। ओके ठीक है, अब मैंने यहाँ क्या किया, यहाँ पे F1 था, मैंने वहाँ पे देखिए आपको दिखाई देता हूँ, सॉरी देखिए F1 था हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें, यहाँ देखिए मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है।
F1 मैंने ब्रैकेट में लिखा था, अब नीचे वाले स्टेप में क्या किया मैंने, इस पूरी लाइन की जगह मैंने क्या लिख दिया, F1 इज इक्वल टू m1g माइनस टी, ऐसी कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पेज पे क्या होगा, इसके नेक्स्ट वाले पेज पे ये होगा, ये m1a कैसा है, लास्ट वाले टॉपिक की तरह ही वर्टिकल मोशन की तरह जो हमने करवाया था। हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का, वो हमारे पास फॉर्मूला देता है F इज इक्वल टू एम ए। हमने लेट कर लिया F1 ये है F की जगह और M की जगह M1, ठीक है। तो इसलिए F1 की जगह क्या आ गया, M1A, ठीक है। ब्रैकेट में लिखना अच्छी बात है। तो क्वेश्चन 1 हमने इसको लेट कर लिया पिछले टॉपिक की तरह। अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग होगी इस वाली लाइन में, ठीक है, पिछले टॉपिक के मुकाबले में। यहाँ पे अब हमने लिखना है एज बॉडी बी, यहाँ से दिखा देता हूँ फिगर से, एज बॉडी बी इसकी बात हो रही। ए वाले को हमने सॉल्व करके क्वेश्चन नंबर 1 पुट लगा दिया है, अब इसकी बारी बी बॉडी की। अब ये देखो, एज बॉडी बी हैज नो वर्टिकल मोशन, hence resultant of vertical forces m2g and r must be 0। अब ये कह रहे हैं जैसे कि हमें मालूम है कि हमें जो बॉडी हमारे पास जो है बी, वो वर्टिकल मोशन में नहीं है, उसके पास वर्टिकल मोशन नहीं है, इसलिए जो उसके वर्टिकल जो फोर्सेस हैं, ठीक है, m2g और r जो हमारे पास है, ये इसका जो हमारे पास होगा रिजल्टेंट, वो क्या होगा, लाजमी 0 होगा, ठीक है। मीन्स क्या होगा, आपके पास m2g जो मुकम्मल तौर पे 0 होगा, ये कह सकता हूँ, ठीक है। कैसे, ये देखो जरा, आपके पास ये हॉरिजेंटल में, आपके पास ये हॉरिजेंटल में आ रहा है, वर्टिकल में नहीं है, वर्टिकल में ये स्ट्रेट होता है, लेकिन ये बॉडी आपकी हॉरिजेंटल में आ रही है, इसलिए इसका वर्टिकल मोशन जो है वो आपके पास जो उसका रिजल्टेंट है वो 0 होगा, इसलिए m2g मुकम्मल तौर पे आपका 0 हो जाएगा। ये देखें जरा, आपके पास ये आ गया, मैंने यहाँ लिखा है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज इक्वल टू t माइनस 0, ठीक है, t माइनस 0। पिछले टॉपिक में हमारे पास है t माइनस m2g, लेकिन यहाँ पे हमारे पास m2g 0 हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, क्यों, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसलिए t माइनस 0, ठीक है। अब यहाँ पे F2 मैंने ब्रैकेट में लिखा था, अब नीचे वाले स्टेप में क्या करना है, पूरी लाइन की जगह क्या लिख दूंगा, F2 इज इक्वल टू t माइनस 0, ठीक है। और F2 जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पे देखो, अब आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू एम ए था, मैंने F2 यहाँ लिख दिया इसकी जगह, और M की जगह M2, मीन्स F2 की जगह क्या आ जाएगा, M2A। मैंने इसकी F2 की जगह लिख दिया M2A, और इज इक्वल टू टी कैसा है, माइनस 0, कोई वैल्यू नहीं, मीन्स टी को अगर माइनस 0 कर दो, माइनस 0 में से टी माइनस कर दो, जो आपके पास आएगा टी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको मैंने लेट कर लिया, ओके। अब इसके काम आगे करवाने से पहले मैं इसके बारे में कुछ आपको यहाँ से बताना चाहूँगा कि पॉइंट्स कहाँ से आए 3, ये वाले 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले 3 पॉइंट्स इसके हैं, ओके। अब मैं आपको बता दूं ये 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ क्यों लिखे। देखो, मैथमेटिकली में ज़रूरी था, लेकिन अगर ये पॉइंट्स में अगर यहाँ सेंटर में लिखता तो मैथमेटिकली ना लगता, इसलिए मैंने इसको साइड पर क्लिक करके लिखा। लेकिन इन पॉइंट्स के सामने लिखा है जहाँ पे बी वाले को हम सोल्व कर रहे हैं, बी के बारे में ही बताना है, इसलिए यहाँ पे लिखना। ओके, रीड करते हैं, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी बी आर। अब देखो, बी बॉडी जो हमारे पास, ये वाली बॉडी, इसमें कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही वो बताना है हमने। वेट m2g ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड, एक आपके पास फोर्स ये वाली है, ठीक है, कौन सी, वेट, जिसका वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो शो कर रहा है, ये देखो जरा, क्योंकि जो इसका वेट है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है, फोर्स लग रही, ठीक है। तो एक फोर्स आपके पास ये वाली हो गई, वेट m2g जो है बी बॉडी की, जो बी बॉडी की जो वेट है m2g, वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड, रिएक्शन r of the horizontal surface acting on body b in the upward direction। एक फोर्स ये वाली है r रिएक्शन, जो ऊपर की तरफ शो कर रही है। देखो ना, जब टेबल सेंटर में, जब ग्रेविटी और ग्रेविटी और बॉडी के दरमियान जब टेबल आ जाएगा तो टेबल इसको अपर डायरेक्शन में शो करेगा, बॉडी का रिएक्शन। इसी वजह से जो इसका जो दूसरी फोर्स है वो रिएक्शन आपके पास जो अपर डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, सर डायरेक्शन जो इसका जो रिएक्शन है, सॉरी, वो भी आपका अपर डायरेक्शन में शो कर रहा है। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो बॉडी बी पड़ी है, उसका जो रिएक्शन है अपर डायरेक्शन में शो कर रहा है, इसलिए फोर्स इसकी दूसरी ये वाली जो ऊपर की तरफ लग रही है। थर्ड पॉइंट, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली over the smooth surface।
अब इसमें क्या तीसरी फोर्स है कौन सी? थर्ड फोर्स जो बेटा आपके पास ये वाली जो टेंशन टी हमारे पास है, बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन ये जहाँ एरो बना ना ये वाला, यहाँ शो कर रहा है, इसके यहाँ टेंशन है, ठीक है। अब जाहिर देखो जब नीचे की तरफ जब इसे खींचेगा तो हॉरिजॉन्टल में जो टेंशन है वो इसको इस तरफ खींचेगी, ठीक है, वायर की स्ट्रिंग की वजह से। तो एक फोर्स ये लग रही है बी को फ्रंट पे मूव करने के लिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने के लिए। तो टेंशन जो है आपके पास है, तीसरी फोर्स ये वाली लग रही है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ जहाँ हमने टॉपिक स्टॉप, सॉरी जहाँ पे हमने पॉइंट को स्टॉप किया था। सेकंड हमने इसको क्वेश्चन बना लिया, फर्स्ट इसको बनाया था, सेकंड इसको बना लिया। अब यहाँ पे हमने करना क्या, बिल्कुल सेम पिछले टॉपिक की तरह, ए को फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर लेना, प्लस कर लेना है, ठीक है। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 टू गेट ए, ठीक है। अब इस वाले टॉपिक में देखो क्या होगा, बिल्कुल सेम है। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हमने ऐड करना है। लेफ्ट साइड जो है इक्वल टू के ये वाली, हमने इसको इस क्वेश्चन 2 के साथ हमने प्लस कर देना है। देखो m1 a प्लस m2a, और इक्वल टू जो यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास जो है, हमने इसको हमने सेकंड क्वेश्चन की राइट साइड वाले के साथ हमने इसको प्लस कर देना है, ठीक है। नेगेटिव टी और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा, m1g यहाँ पे आ जाएगा, ये दोनों की दोनों वैसी का वैसी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, a हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। उसके बाद m1 प्लस m2 जो है वो जो यहाँ मल्टीप्लाई और वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद g मैंने m1 से अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, मीन्स मल्टीप्लाई जो हो रहा था हमने उसको अलग कर दिया। तो आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। a हमारे पास आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 3। तकरीबन पिछले टॉपिक की तरह, लास्ट टॉपिक की तरह ही, वर्टिकल मोशन की तरह तकरीबन सेम है, थोड़ा बहुत फर्क है, इतना फर्क नहीं है मैथमेटिकली में, ठीक है। अब मैं एक बात और करता हूँ, अब यहाँ पे जो पॉइंट हुआ ना, ये आप समझ लें इसमें थोड़ा सा फर्क हुआ है, लेकिन आप चाहे तो वैसा भी कर सकते हैं जैसे लास्ट वाले टॉपिक में था। उसमें क्या किया था, टी को फाइंड करने के लिए हमने ये किया था कि इक्वेशन 1 को हमने इक्वेशन 2 पे हमने डिवाइड कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, क्वेश्चन 3 मींस क्वेश्चन 3 जो हमारे पास है, ए की जो वैल्यू है ये वाली, इसको हमने पुट किस में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में, टी को गेट करने के लिए, मींस हासिल करने के लिए, लेने के लिए। मतलब कि इस 3 क्वेश्चन को, जो ए की जो वैल्यू हमारे पास, इसको हमने इस वाली क्वेश्चन में पुट करना है इस ए की जगह, ठीक है। तो आपके पास जो है आंसर तब भी निकल आएगा, ठीक है। अब कैसे किया, वैसे ही किया है। देखो क्वेश्चन 3 जो थी हमारे पास ए की वैल्यू ये वाली, ए की वैल्यू ये वाली, ठीक है। इसको हमने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, मींस इस ए की जगह। ये देखो मैंने लिख दिया, शो भी कर दिया कि क्वेश्चन 2 है कौन सी, m2a इज इक्वल टू टी, मींस ये वाली, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, ए की जगह मैंने जो है इस ए की वैल्यू लिखी कंप्लीट, m1 ओवर m1 प्लस m2 और ये जी, ठीक है, पुट कर दिया। और इस m2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा, जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आ जाएगा m2 m1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2, बाकी m1 प्लस m2 वैसे का वैसे, जी भी वैसी का वैसे, ठीक है। और लिखा मैंने, ठीक है। डायरेक्शन चेंज की दोनों की, कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आपके पास टी भी मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। ये आपका टॉपिक मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर हमने जी को नहीं ढूंढना, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ ए और टी को फाइंड करना है। एक चीज और बता दूं कि इसमें तो आपके पास कुछ ऐसे किया गया, ठीक है। क्वेश्चन 3 को मींस ए की वैल्यू को हमने क्वेश्चन 2 में पुट करना है तो टी की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन आप चाहे तो पिछले टॉपिक की तरह आप टी को फाइंड करने के लिए, वर्टिकल मोशन में हमने टी को फाइंड कैसे किया था कि क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 पे हमने डिवाइड कर दिया था तो टी की वैल्यू निकल आई थी। आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, मैंने वो भी करके रखा है, आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ी सॉरी ये जरा ब्लर हो रहा है, ठीक है, आपको मैं करके दिखाता हूँ। आप वैसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो टी का। ओके बच्चों, ये देखो मैंने ले आया हूँ मैं, ये देखो। अब मैंने कहा था आप चाहो तो इसका यू भी कर सकते हो, ऐसे भी, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ना लंबा शो कर रहा था, लेकिन आप करोगे तो ये वाला बेस्ट है, ये भी सही है। देखो इक्वेशन 1 हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है, हाँ, इक्वेशन 1 को हमें डिवाइड करना है इक्वेशन 2 पे, टी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, वरना बुक में यूं दिया गया वैसे कर लो, लेकिन ये भी सही है जैसे पिछले टॉपिक में कराया था। अब इस साइड को, लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड पे डिवाइड करना है, ये देखो जरा, m1a ओवर m2a, और इस क्वेश्चन 1 की राइट साइड को हमने क्वेश्चन 2 की राइट साइड पे हमने डिवाइड करना है,
m1g माइनस टी ओवर टी, ठीक है। अब ए जो है आपस में कैंसिल हो जाएगा, m1 ओवर m2 आ जाएगा इक्वल टू ये पूरी वैल्यू वैसी की वैसी। उसके बाद अब ये देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, t जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 के साथ, m2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब जब ओहो ब्लर हो रहा है, एक मिनट सॉरी, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुलेगी ये भी ब्रैकेट, तो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, टी m1 हो जाएगा, m2 जब मल्टीप्लाई होगा तो m1 के साथ m2 आ जाएगा, ठीक है, और t के साथ भी क्या आ जाएगा m2, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यूज को हमने इकट्ठे कर लेना है, जो माइनस में t है इसको वहां ले जाएंगे, टी m1 प्लस टी m2, और ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी यहाँ पे m1 m2g, ठीक है। अब यहां से हमने t कॉमन लिया, t हमने कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 बचा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई ये हो रहा है t के साथ, हमने इस वैल्यू को यहाँ डिवाइड कर देना, इसके नीचे ये आ जाएगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 और ये g, ठीक है। देखो यहाँ भी t की वैल्यू निकल आई है, ठीक है, और यहाँ भी वैल्यू निकल आई है, बिल्कुल सेम है, ये देख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब है कि आप जो हो, आप पिछले टॉपिक की तरह आप इसको ऐसे कर सकते हो, डिवाइड करके भी निकल आएगा आंसर। कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं इसको साइड पे करके, फिर भी एक बार स्टॉप करके आप लोग चाहो तो इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मैंने पूरे पेज पे किया कैसे, ये देखो जरा, ठीक है। फर्स्ट फ्रंट पेज है इसका, मैं आपको दिखाता हूँ उसके पीछे वाले पेज मैंने कैसे किया है, ये देखो जरा, ठीक है। मेरी बात सुनो बच्चों, दिल लगा के पढ़ो, और मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने जो लॉन्ग्स देखने हो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके दिखा करें, ठीक है। प्लेलिस्ट में मेरा सारा काम होता है, आप वहीं जाके दिखा करें लॉन्ग्स, और सर सलमान समर को आप दें इजाज़त, दिल लगा के पढ़ें, और मैं बहुत जल्द वीडियोस अपलोड करूँगा। और कोई क्वेश्चंस हो आप लोग कमेंट्स किया करें, आप लोग कमेंट्स नहीं करते मुझे दुख होता है। एक स्टूडेंट है मेरा जो कमेंट्स करता है लाजमी, हालांकि वो क्लास 9th में बच्चा नहीं, क्लास 7th में है, लेकिन फिर भी वो कमेंट लाजमी करता है, और मैं बड़ा खुश होता हूँ। उस बच्चे का नाम मैं लेना चाहूँगा, लेकिन शायद नहीं लेना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ उस स्टूडेंट की तरह आप लोग बेटा कमेंट्स किया करें, लाइक्स किया करें, मुझे पता चले कि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। वो देखिए स्टूडेंट जो है क्लास 7th का है, लेकिन वो स्टूडेंट क्लास 9th की चीज़ों को भी शौक से देखता है। ओके स्टूडेंट, सर सलमान समर को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।